आज जब इंद्रावा दोनों बालकों को लेकर के आए तुम यहीं पे मार देना, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आज भक्तों कंस ने पत्र को लिखा है। पत्र को लिखने के बाद में विचार किया कि ये किसको दिया जाए, किसके हाथ वहां भेजा जाए। आज उसी समय कंस ने क्या किया, पकड़ा हाथ अक्रूर का, चला कंस बलवीर, ले पहुंचा एकांत में, बोला हे मतिधीर। आज अक्रूर जी के हाथ को पकड़ा, एकांत में ले जाकर के पत्र को दे दिया। कहा अरे मित्रों, इस पत्र को तुम जो है वृंदावन पहुंचा दो। चाचा जी अक्रूर जो है वो महाराज भगवान कन्हैया के चाचा लगते हैं और ये जो है स्वल्पिक के बेटे हैं। इनकी माता का नाम है गादिनी। अक्रूर जी अकेले नहीं थे, अक्रूर जी 13 भाई और एक बहन थी। और जिस समय पत्र को दिया अक्रूर जी को और अक्रूर जी से कहा हे मित्रों कि मेरे कारण और मेरे निमित्त, अरे मित्रों कि मेरे कारण मेरे निमित्त जल्दी ही वृंदावन में जाओ। नंद के लाला जो कन्हैया और बलराम है उनको ले आओ। भक्तों आज जिस समय तेज चलने वाले तीव्रगामी घोड़े रखिए हैं रथ में बचा करके और उस पत्र को दिया है। भक्तों आज जो है अक्रूर जी दूसरे दिन प्रातः काल निकले हैं और सायंकालीन की समय में पहुंचे हैं। मथुरा से चले हैं प्रातः काल और वृंदावन सायंकालीन पहुंचे हैं। भक्तों इतना समय लगा कहां, क्योंकि देखा जाए वृंदावन और मथुरा की दूरी ज्यादा से ज्यादा चाचा जी 11-12 किलोमीटर की होगी, 10 होगी। हाँ, लेकिन इतना समय लगा कहां, 10 किलोमीटर दिन में कम से कम 4 चक्कर लग सकते हैं। लेकिन अक्रूर जी को इतना समय कहां लग गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस समय अक्रूर जी आगे की ओर रथ बढ़ाते हैं, मन में विचार करते हैं कि मैं कैसा चाचा हूं जो भगवान जो कन्हैया को लेने जा रहा हूं, लेकर के आऊंगा, ये जो दुष्ट कंस है ये उनको मार देगा। जिस समय ऐसा सोचते हैं भक्तों आज रथ पीछे की ओर हट जाता है। फिर अक्रूर जी विचार करते हैं कि वो तो परब्रह्म परमात्मा है, उसे कौन मार सकता है। तब अक्रूर जी का रथ आगे बढ़ता है। जब अक्रूर जी का मन प्रभुत्व की तरफ जाता है तो रथ आगे बढ़ता है और जब संसार की तरफ जाता है तो रथ पीछे बढ़ता है। मन में विचार करते अगर मैं नहीं लेने गया तो ये कहीं है जो है कंस हमें फांसी न दे दे। क्यों? क्योंकि चाचा जी श्लोक कहता है न पश्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जन मानवाणाम प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। न पश्य चित्तम, नप माने राजा, अश्व माने के राजा के चित्त का कोई पता नहीं है। थोड़ी देर पहले क्या घोषणा करे और थोड़ी देर बाद क्या कह रहे। और कृपणस्य वित्तम, चाचा जी कंजूस के धन का कोई पता नहीं किसको मिल जाएगा। लोग चुरा चुरा करके रखते रहते हैं।
वो मिलता किसी और को ही है। कंजूस के वित्त का पता नहीं, धन का पता नहीं किसको मिल जाए। और चाचा जी मनोरथम दुर्जन मानवा, स्वार्थी व्यक्ति का भी पिंटू भैया पता नहीं है। और प्रिया चरित्रम, स्त्री के चरित्र को भी कोई नहीं जान सकता है। पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष के भाग्य को भी देवता नहीं जानते हैं तो मनुष्य क्या जानेंगे। नपस्य चित्तम की बात है चाचा जी, एक कथा याद आ गई, बताता चलो। कहते हैं एक राजा थे जिनका नाम था राजा भोज। एक राजा थे जिनका नाम था राजा भोज। आज राजा भोज की पत्नी है जिनका नाम है भानुमति। आज राजा भोज ने अपने राज्य में अनाउंस करवाया है, जो हमारी पत्नी का हूबहू चित्र बना देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। चाचा जी वो दूर दूर से चित्रकार लोग आने लगे, लेकिन कोई न कोई जब बना करके चित्र तैयार करते कोई न कोई कमी निकल जाती है। और जब निकल जाती है तो चित्रकार को पिंटू भैया फांसी दे दी जाती है। बहुत दूर दूर से चित्रकार लोग आए, चित्र को बनाया, लेकिन कोई न कोई कमी निकल गई, चित्रकार को फांसी दे दी गई। उसी राज्य में रहते थे महाराज कालिदास, और कालिदास को जो है सरस्वती मैया की सिद्धि थी। कालिदास ने मन में विचार किया, चलो चल करके देखता हूं, चल करके देखता हूं, हम भी प्रयास करें, हो सकता है भानुमति का चित्र मैं बना दूं। आज कालिदास वहां से चले हैं। जिस समय चले हैं मैया भानुमति के चित्र को बनाया है। भक्तों कालिदास ने जिस समय चित्र को बनाया है, आज चित्र बन करके जिस समय तैयार हुआ है, बस राजा के सामने ले जाने वाले ही थे कि चित्र को उठाया। उसी समय बंद को क्या हुआ, एक काले रंग की बूंद टपक पड़ी है। और कहां पर टपकी है, जहां पर भानुमति के जांग पर काले तिल का निशान था। आज जिस समय काले रंग की बूंद टपक गई है, राजा उसी समय कालिदास ने विचार किया, हमें लगता अनर्थ हो गया है। फिर विचार किया, चलो चलते हैं, चल करके देखते हैं। आज जिस समय चित्र लेकर के राजा भोज के सामने पहुंचे, राजा भोज ने चित्र को देखा है। जिस समय चित्र को देखा है, कहा, अरे कालिदास, तुमने चित्र को बिल्कुल हमारी पत्नी का जैसा स्वरूप है, जैसा हूबहू बनाया है, लेकिन होगी तुम्हें फांसी की सजा। कालिदास ने कहा, अभी तो घोषणा थी कि जो मेरी पत्नी का चित्र बना देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन जब मैंने आपकी पत्नी का चित्र बना दिया तो मुझे फांसी क्यों होगी। राजा भोज ने कहा, अरे कालिदास, तुमको ये कैसे मालूम चला कि मेरी पत्नी के बाएं पैर पर जंघा पर काले तिल का निशान है, तुम्हें कैसे पता चला। इसलिए तुमको होगी फांसी की सजा। राजा कालिदास ने चाचा जी सोचा, कहा अच्छे खासे जी रहे थे, इस माया में फंस गए। राजा भोज ने कालिदास से कहा, रे कालिदास, अगर अपना जीवन चाहते हो तो हमारे राज्य से निकल करके रहने लगो ला करके। सुखदेव जी कहते, राजन परिचित, आज कालिदास उसी राज्य में छिप करके रहने लगे। एक दिन की बात, राजा भोज शिकार करने के लिए गए हैं। जिस समय शिकार खेलने के लिए राजा भोज जंगल में पहुंचे हैं, आज जिस समय जंगल में राजा भोज पहुंचे हैं, शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए एक घने जंगल में। जिस समय पहुंचे हैं, चाचा जी क्या हुआ, एक भालू ने राजा भोज को फडेड़ लिया है। जिस समय भालू ने राजा भोज को फडेड़ा है, अब राजा भोज भागने लगे हैं। आगे आगे राजा भोज जा रहे थे और पीछे से जो है महाराज भालू जा रहा था। अब थोड़ा और आगे बढ़े, क्या हुआ कि भालू को जो है एक शेर ने फडेड़ लिया है। अब सबसे आगे राजा भोज जा रहे हैं, उससे पीछे भालू जा रहा था। राजा भोज का पीछा करते और भालू का पीछा करते शेर जा रहा था। राजा भोज ने विचार किया, हमें लगता आज मेरे प्राण ही चले जाएंगे। ऐसा सोच करके अब राजा भोज एक वृक्ष पर चढ़ गए हैं, और जिस वृक्ष पे राजा भोज चाचा जी चढ़े हैं
भालू भी चढ़ गया है, क्योंकि श्यामू भैया भालू वृक्ष पे चढ़ना जानता है, लेकिन अंतर इतना है कि भालू जब वृक्ष पे चढ़ता है तो उल्टा होकर के चढ़ता है। आज उसी वृक्ष के ऊपर वो जो है भालू भी चढ़ गया और नीचे शेर खड़ा है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। राजा भोज ने कहा भालू से, अरे भालू चलो ऐसा करो हम तो मित्रता कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शत्रु नीचे खड़ा है और तुम्हारा भी शत्रु नीचे खड़ा है। भालू और राजा का दोनों ही जो है शत्रु शेर है, काम मित्रता कर लेते हैं। तो आज राजा भोज और भालू की मित्रता हो गई है। राजा भोज ने भालू से कहा, अरे भालू इसी तरह से तुम कब तक बैठे रहोगे, चलो ऐसा करो बारी बारी से सो लिया जाए। भालू ने कहा अरे मित्र ऐसा करो पहले तुम सो जाओ। राजा ने कहा नहीं भालू पहले तुम सो जाओ। भालू ने कहा नहीं मित्र पहले तुम सो जाओ। भक्तों आज जिस समय राजा भोज वृक्ष की डाल से चिपट करके सोने लगे हैं, नीचे से शेर ने कहा अरे भालू इस संसार में मानव किसी का नहीं हुआ है, मानव को दे दो धक्का, राजा को राजा नीचे गिर जाएगा, हमारा भोजन हो जाएगा, तुम भी चले जाना हम भी चले जाना। भालू ने कहा अरे शेर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है मित्र से मित्रता कर करके कभी कपट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। भक्तों आज भालू ने मानव राजा को धक्का नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद जब राजा भोज जगे हैं, भालू से कहा रे मित्र तुम सो जाओ। आज जिस समय भालू वृक्ष की डाल से चिपट करके सोने वाला था, तब तक नीचे से शेर ने कहा रे राजा भोज ये संसार में पशु किसी का नहीं हुआ है, भालू को दे दो धक्का, भालू नीचे गिर जाएगा, हमारा भोजन हो जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, तुम भी चले जाना। अब तो राजा ने विचार किया मैं इस वृक्ष की डाल पर कब तक इसी तरह बैठा रहूंगा, ऐसा ना हो भालू को धक्का दे दे, भालू चला जाएगा नीचे, शेर खा लेगा, शेर भी चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जिस समय राजा भोज भालू को धक्का देना चाहा, भालू सोने ही वाला था कि आज जिस समय धक्का देना चाहा भालू झुक गया। भालू ने कहा रे राजन अगर मैं भी चाहता तो तुम्हें धक्का दे सकता था, लेकिन मैंने मित्रता करके कपट नहीं किया है और मैंने मित्रता का धर्म अपनाया है, क्योंकि चाचा जी ये अपना देश धर्म प्रधान माना गया है, यहाँ पर धर्म करना चाहिए। हम लोग धर्म करें श्यामू भैया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ का एक भावरा भी धर्म करता है। भावरा जो है चाचा जी कभी चंपा के पुष्प पर नहीं बैठता है। एक दिन की बात, एक संत जी भावरे के पास में चंपा पुष्प के पास में गए, चंपा के पुष्प से कहा अरे चंपा चंपा तुम में तीन गुण रूप रंग और पास। हे चंपा के पुष्प तुमने तीन गुण है, रूप भी तुम्हारे अंदर है, रंग भी तुम्हारा अच्छा है और पास माने होता है सुगंध, कहा तुम्हारे अंदर सुगंध भी है। चंपा तुमने तीन गुण रूप रंग पास, और फिर भी तेरे ऊपर क्यों ना आवत पास, फिर भी भौरा तुम्हारे पास क्यों नहीं आता है। आज चंपा के पुष्प ने कहा रे संत जी ये बात हमसे क्या पूछ रहे हो, जाकर के भावरे से पूछो जाकर के। आज संत जी जिस समय भावरे के पास में पहुंचे, भावरे से कहा अरे भावरे चंपा ने तीन गुण है तुम उनके पास, उस पर चंपा के पुष्प पर क्यों नहीं बैठते हो। भावरा ने चाचा जी बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, क्या कहा कि चंपा बदन है राधिका, चंपा का जो पुष्प है जिस समय मैं उस पर बैठता हूँ तो हमारी मैया राधा रानी का मुख दिखाई पड़ता है। चंपा बदन है राधिका मैं उनकर निजदास, और माता यखनी जान के भंवर न जावे पास। जिस समय मैं चंपा के पुष्प पर बैठता हूँ हमारा
चंपा के पुष्प में महाराज राधिका रानी मैया का जो है चेहरा दिखाई पड़ता, इसलिए मैं वहां नहीं जाता। तो ये अपना जो भारत देश है ये धर्म प्रधान है, हमें धर्म करना चाहिए। हमारा धर्म क्या है? आज भानु ने कहा, रे राजन, अगर मैं भी चाहता तो धक्का दे देता, लेकिन मैंने मित्रता करके तुम्हारे साथ कपट नहीं किया है। तुमने मित्रता करने के बाद भी मेरे साथ कपट किया है। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम सब कुछ भूल जाओगे, केवल तुम्हें श्वास से मीरा याद रहेगा। जिस समय कहा तुम्हें श्वास से मीरा याद रहेगा, भक्त राजा भोज आज सब कुछ भूल गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सायंकालीन शेर जिस समय चला गया, राजा लौट करके अपने महल में आए हैं। आज राजा तो सब कुछ भूल गए। जो कोई पूछता है केवल एक ही बात कहते, श्वास से मीरा, श्वास से मीरा। उसी समय राज्य में जिस समय मंत्री ने पूछा, कहा महाराज क्या हुआ? राजा भोज ने कहा, श्वास से मीरा। आज जिस समय ज्योतिषों को बुलाया गया, ज्योतिषियों ने देखा, विचार किया, कहा अगर कोई इनके श्वास से मीरा का अर्थ बता दे तभी राजा वो सही होंगे, नहीं तो सही नहीं होने वाले। आज दूर दूर से विद्वान आने लगे हैं, श्वास से मीरा का अर्थ बताते हैं, लेकिन जो है राजा भोज ठीक नहीं होते हैं, कोई न कोई गलती निकल आती है। भक्त उसी राज्य में छिप करके रहने वाले कालिदास हैं। कालिदास ने जो है एक व्यक्ति के हाथ से सूचना भेजी, कहा जाओ राजा भोज से पूछो जाकर के कि एक नई नवेली बहू आई हुई है, वो पालकी में बैठ करके आएगी, तुम्हारे श्वास से मीरा का अर्थ बताएगी और पालकी वापस हो जाएगी। जिस समय उस व्यक्ति ने जाकर के आज महाराज मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ने कहा ऐसी बहू को जो है सम्मान पूर्वक लाया जाए। भक्तों, आज जिस समय कालिदास ने साड़ी को पहना है, साड़ी को पहन करके पालकी में बैठ करके जिस समय कालिदास राजा भोज के दरवाजे पर पहुंचे हैं, राजा भोज को देखा है। राजा भोज से कहा, राजन तुमको क्या हुआ है? उसी समय राजा भोज ने कहा, श्वास से मीरा। उसी समय कालिदास ने कहा, अरे राजन अब श्वास से मीरा का अर्थ सुनो चाचा जी। कालिदास ने क्या बताया? श्वास से मीरा का अर्थ है एक एक शब्द की, एक एक जो है अक्षर की कालिदास ने हिंदी बताई है। क्या कहा? पहले तुम श्वास शब्द की हिंदी सुनो, श्वास शब्द की हिंदी क्या होती है? कालिदास ने कहा, राजन श्वासा सार शरीरेषु, जिस तरह से ये शरीर में श्वास सार है, अगर श्वास निकल जाए तो ये शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। श्वासा सार शरीरेषु वाचा सार नहीं पति, वाचा चलन्ति मिथ्या ते नरहाधिक जीवनम। जिस तरह से इस शरीर में प्रधान जी श्वास सार है और इस शरीर से श्वास निकल जाए तो कुछ नहीं बचता है, उसी तरह से राजा की वाणी में सार होना चाहिए। जो कह दे उसको करना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करता है तो कहते हैं वाचा चलन्ति मिथ्या। वैसे राजा को धिक्कार है, नरहाधिक जीवनम, ऐसे जीवन को भी धिक्कार है। आज जिस समय कहा, राजा ने विचार किया ये तो धारा मेरे ऊपर लागू हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है भालू से मित्रता की है, मित्रता करने के बाद मैंने उसके साथ कपट किया है। आज राजा भोज श्वास शब्द भूल गए हैं, से शब्द जपने लगे हैं, से मीरा से मीरा से मीरा। कालिदास ने कहा, राजन से शब्द की हिंदी सुनो, से तु बंधु रामेश्वर गंगा सागर संग में, और देहि दान विराते भो देवता आराधन करो। कालिदास ने कहा, हे राजन, राजा को चाहिए कि सेतु बंधु रामेश्वर का दर्शन करे, ब्राह्मणों को दान दे और ब्राह्मणों का सम्मान करे। राजा भोज ने विचार किया ये भी मेरे साथ मेरे ऊपर धारा लागू हो रही है, क्योंकि मित्रता करने के बाद में मैंने अपने मित्र भालू की बात को नहीं माना है। आज से शब्द भी भूल गए।
अब मीरा मीरा शब्द जपने लगे हैं। कालिदास ने कहा राजन 20 शब्द की हिंदी सुनो क्या होती है। मित्र कृतम एन ये चा विश्वास घातिना ते नरः नरकम यावत चंद्र दिवाकर। कालिदास ने कहा